हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल शर्मा और आप देख रहे हैं हम लोग का चैनल केमिज, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क एज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है। सो ये थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग का लेसन है, चैप्टर है, उसका ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग हीट और वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हीट और वर्क क्या है? हीट और वर्क कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी सिस्टम की स्टेट को नहीं बताता। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मेरे पास क्या है, सिस्टम है। ठीक है। कोई भी मेरे पास क्या है, सिस्टम है। तो उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? उसका टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, उसका वॉल्यूम, उसका मोल, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन कभी भी उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोग को हीट और वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कोई सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि उस सिस्टम के पास 10 जूल ऑफ हीट है। कभी हम ये नहीं बोलते कि उस सिस्टम के पास 10 जूल ऑफ वर्क है। हम हमेशा ये यूज करते हैं कि सिस्टम ने 10 जूल वर्क किया या सिस्टम ने 10 जूल हीट रिलीज़ किया या एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब क्या है कि हीट और वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड है। मतलब कि एक तरीका है जिससे सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर पाता है। मतलब कि एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर पाता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। और क्या है, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे ओनली कैन बी ट्रेस्ड ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफ़र। जो हीट और वर्क है उसको हम लोग कभी स्टोर कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग एनर्जी की स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी हम लोग ने किसी सिस्टम को दिया, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप क्या हीट को स्टोर कर सकते हो? कभी नहीं। हीट को कभी स्टोर नहीं किया जाए। जब हम हीट को स्टोर करते हैं तो वो उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम वर्क को स्टोर करते हैं तो वो उसके इंटरनल एनर्जी, मतलब कि कभी भी हम लोग, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, कभी भी हम लोग ये यूज करते हुए कभी नहीं सुने होंगे कि मेरे पास 10 जूल ऑफ हीट है, सॉरी 10 जूल ऑफ हीट है या 10 जूल ऑफ वर्क है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने 10 जूल ऑफ वर्क किया या मैंने 10 जूल ऑफ हीट रिलीज़ किया। सो ये एक मोड है एनर्जी ट्रांसफ़र का। ठीक है। इसको ये किसी सिस्टम का कोई पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन नहीं करता है। इसको हम लोग किसी सिस्टम पे स्टोर नहीं कर सकते हैं। इन बोथ वर्क एंड हीट समथिंग चेंज ऑकर इन द सराउंडिंग। मतलब कि जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसके सराउंडिंग में चेंजेस दिखता है। सराउंडिंग में चेंजेस दिखता है मतलब कि सिस्टम के बाहर कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क होगा। मतलब कि सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। या फिर हीट जब रिलीज़ करता है, जब सिस्टम हीट रिलीज़ करता है तो वो कहाँ रिलीज़ करेगा? सिस्टम के अंदर ही थोड़ी रिलीज़ करेगा। जब सिस्टम हीट रिलीज़ करेगा तो वो कहाँ जाएगा? सराउंडिंग जाएगा। मतलब सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। मतलब कि वर्क और हीट को पहचानने का अच्छा तरीका है कि क्या होता है, उसमें सराउंडिंग में चेंज आता है। उसमें क्या आता है, सराउंडिंग में चेंज आता है। बाकी कंडीशन में ऐसा नहीं है। जैसे सिस्टम का अगर कहीं प्रेशर बढ़ाओगे, ज़रूरी नहीं है कि सराउंडिंग में चेंज आए। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज़रूरी नहीं है कि सराउंडिंग में चेंज आए। लेकिन अगर कहीं कोई सिस्टम अगर कहीं हीट एक्सचेंज कर रहा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर कहीं सिस्टम वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है। इतना बात समझ में आया कि हीट और वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये एनर्जी नहीं है, इसको हम लोग सिस्टम में स्टोर नहीं कर सकते। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। आगे ये बात करते हैं कि ये जो हीट और वर्क है, ठीक है, ये क्या है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब कि ये है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या करता है, पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है, सॉरी, जो प्रोसेस है, जो हमारा सिस्टम किस किस प्रोसेस से पास आउट हुआ, उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पीवी जो कर्व लिए हैं, इसमें एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। इसमें हम लोग ए से बी तक जाना चाह रहे हैं। तो ए से बी में जाने के लिए 3 रास्ता है। एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं और एक इधर से जा सकते हैं। तो तीनों प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होगा उसको Q1, Q2 और Q3 नाम दे दिए। तो ये जो Q1, Q2 और Q3 है, ये इक्वल नहीं होगा। अगर कहीं ये स्टेट फंक्शन होता तो चाहे आप किसी भी रास्ता से जाओ, उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो ये क्या है, पाथ फंक्शन है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है।
आगे पढ़ते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? सो वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब वर्क अपने आप नहीं होता। जैसे हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। मान लो कहीं दो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो क्या होता है? हीट अपने आप सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन वर्क ऐसा नहीं है, अपने आप वर्क नहीं हो जाता है। वर्क एक ऑर्गेनाइज्ड मोड है, और एक ऑर्गेनाइज्ड मोड है मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड मोड है। समझ पा रहे हो ना? जी, इसमें क्या होता है कि मान लो अगर कहीं गैस एक्सपांड किया, गैस जब एक्सपांड किया, जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि अंदर मान लो कोई गैस भरा है, ठीक है, कोई गैस भरा है, तो गैस जैसे एक्सपांड करेगा मतलब क्या कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। और जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क का साइन जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। अगर कहीं सिस्टम अगर कहीं कंप्रेस हुआ तो उसका वर्क क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो, वर्क एक्सपैंड किया, सॉरी मतलब सिस्टम एक्सपैंड करता है, सिस्टम एक्सपैंड करता है मतलब उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है? घटता है। इंटरनल एनर्जी घटता है, इसीलिए उसका वर्क क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव लेते हैं। अगर कहीं सिस्टम कंप्रेस होता है तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और उसके वर्क को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है, ठीक है। देखो ये वाला, देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि बीच में एक सिस्टम है, ठीक है। अगर कहीं सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो हम लोग वर्क को पॉजिटिव लेंगे, अगर कहीं सिस्टम वर्क करेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो वर्क का जो फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ये कैसे आया? देखो अपन के पास क्या है, एक अपना सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के ऊपर एक क्या लिया है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, ठीक है। ये पिस्टन है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? पिस्टन के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे पिस्टन के ऊपर तो क्या हो गया? धीरे से कंप्रेस होकर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? डेल्टा एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया। सो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स बेसिकली होता क्या है? फोर्स होता है अपना प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स विल बी वाट? प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो इसी को लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ, है ना। फोर्स इंटू लेंथ, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये क्या हो गया? फोर्स की जगह पे प्रेशर और एरिया का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब कि फोर्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे पी एक्सटर्नल टाइम्स ऑफ एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब फाइनली क्या हो जाएगा? हम लोग अगर कहीं मान लिया जाए कि ये बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर कहीं ये क्या हो रहा है? बहुत स्मॉल कंप्रेस हो रहा है, मतलब कि एकदम थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है गैस, है ना। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्या लिख सकते हैं उसको? अगर कहीं इसको लिखे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। डी वी मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये जो फार्मूला है ये 100% वैलिड है। ये किसी भी जगह पे लगाओगे तो ये वाला फार्मूला क्या है? 100% वैलिड है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। सो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट दैट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोक्रोरिक प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब कि प्रोसेस में अगर कहीं प्रोसेस की इनिशियल में वॉल्यूम V1 है तो पूरे प्रोसेस के दौरान वो वॉल्यूम V1 ही रहेगा। मान लो प्रोसेस की इनिशियल में अगर कहीं 5 लीटर वॉल्यूम है तो पूरे प्रोसेस के दौरान वो 5 लीटर ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब गैस ना तो एक्सपांड करेगा ना ही कंप्रेस करेगा। मतलब क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो। डेल्टा वी मतलब क्या है? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जीरो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो उसका वर्क डन क्या आ गया? जीरो आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये फ्री एक्सपेंशन इन अ वैक्यूम। अगर कहीं हम लोग इसी सिस्टम को अगर कहीं वैक्यूम में ले जाएं तो वैक्यूम में क्या है? एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। तो अगर कहीं एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है वैक्यूम में, इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, उसका प्रेशर क्या होगा? बाहर का प्रेशर जीरो हो जाएगा। सो माइनस पी एक्सटर्नल की जगह पे जीरो इंटू डेल्टा वी। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? वर्क का जीरो, ठीक है। अब तक हम लोग ने डिराइव कर लिया कि वर्क का फार्मूला होता है माइन इंटीग्रल ऑफ, है ना, इसको डी डब्ल्यू कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या डी वी, है ना, इसको डी वी लिखेंगे, डी वी, सॉरी डेल्टा वी गलती से बोल दिया। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। सो यहाँ पर है ना, समझ में आ रहा है? पी एक्सटर्नल मतलब पी एक्सटर्नल प्रेशर है, डी वी क्या है? अपना स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है।
अब दो प्रोसेस होते हैं हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो गैस कंप्रेस हो या एक्सपैंड हो तो वो क्या हो, इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, जहाँ पर प्रेशर हर बार क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे अगर कहीं कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, उसमें अगर कहीं रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा या रिवर्सिबल एक्सपांसन होगा तो उसमें क्या होता है, बहुत धीरे 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 होता है, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। और उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है वो रहता है वेरिएबल, ठीक है, वो रहता है वेरिएबल, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस में क्या होता है, ये जो कंप्रेशन होता है वो वेरी फास्ट होता है, एक स्टेप्स में कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन सब के बारे में मैंने आगे ऑलरेडी मतलब कि इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझना है तो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आते हैं, यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताया क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वेरिएबल है। प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। सो प्रेशर वेरिएबल है तो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, तो जब कोई चीज़ चेंज होता है तो उसको मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग निकाल के नहीं ला सकते अभी, ठीक है। सो वो इंटीग्रेशन के अंदर में ही रहेगा। तो हम लोग का फार्मूला, वर्क का फार्मूला रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल टी वी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीवी। और इसको और अच्छे से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रल ऑफ डीवी फ्रॉम V1 टू V2 क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, या फिर V2 माइनस V1। सो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क का फार्मूला। और ये जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो हमेशा वैलिड है, ठीक है। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोकोरिक में तो वैसे भी जीरो होता है, आइसोबारिक हो, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जो फार्मूला है वो 100% वैलिड है। आगे पढ़ते हैं हम लोग वर्क डन कैलकुलेशन बाय द पीवी ग्राफ, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ दे दिया जाता है और ग्राफ के थ्रू हम लोग को कैलकुलेट करने को बोल देते हैं एरिया, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो पीवी कर्व होता है सिर्फ वही हम लोग को वर्क डन देता है। कभी भी प्रेशर टेम्परेचर कर्व दे या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व दे तो ऐसा कुछ जो कर्व देगा उसका एरिया हम लोग का वर्क डन नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम का कर्व का ही, कर्व के अंदर का एरिया। जैसे यहाँ पर देखो ये जो कर्व दिया है, फॉर एग्जांपल इसमें जो कर्व दिया है वो क्या हो रहा है, यहाँ से V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपांड हो रहा है। सो इस एक्सपांसन में कितना वर्क होगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि इस कर्व के अंदर में जितना भी एरिया आ रहा है वो पूरा का पूरा हम लोग कैलकुलेट कर लें। सो बहुत आसान है, देखो इस कर्व के अंदर का एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसमें क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं और उस प्लस कर सकते हैं हम लोग एक ट्राइंगल के एरिया से। एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया। आप लोग को सब दिया रहेगा, V1 V2 है ना, प्रेशर दिया रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, सो सब वैल्यू दिया रहेगा। आप लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व। और जैसे हम आप लोग एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे सो आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब बात आता है साइन। अब साइन क्या लेंगे वर्क डन कैलकुलेट होने के पास, देखो यहाँ पर गैस क्या हो रहा है, V1 से V2 वॉल्यूम पर एक्सपांड हो रहा है, और जब एक्सपांड होता है तो क्या हो करता है, सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, सिस्टम वर्क करता है। और जब सिस्टम वर्क करता है तो उसका साइन क्या होता है, सिस्टम वर्क करता है तो उसका साइन होता है क्या, नेगेटिव। यहाँ पर साइन मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, इसको सुधार लेंगे। वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दिस प्रोसेस, ये नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड ग्राफ में क्या हो रहा है, गैस V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम में जा रहा है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का देखो सेकंड कर्व क्या दिया है, सेकंड कर्व भी वहाँ V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पे जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी एक्सपांड कर रहा है। यहाँ पर भी सिस्टम वर्क करेगा तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी हम लोग को सेम टू सेम वही जो फार्मूला यहाँ पर लगाया था वही लगाना है। आप लोग को एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो प्लस कर दो इस ट्राइंगल के एरिया से, ठीक है। अब आता है
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। कई बार क्या होता है, हम लोग को साइक्लिक प्रोसेस दे दिया जाता है, मतलब साइक्लिक ग्राफ दे दिया जाता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइसोकोरिक तो नहीं देगा, ठीक है। हमेशा हमेशा आइसोबारिक का तो नहीं देगा, मतलब कि वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, और आइसोकोरिक का नहीं देगा। तो जनरली जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा कोई प्रोसेस दे देंगे, है ना, ठीक है। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में दो तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोबारिक है, यहाँ से यहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है, यहाँ से यहाँ में फिर से प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक है, और यहाँ से यहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस है। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में दो तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो साइक्लिक प्रोसेस वो हमेशा आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, ऐसा कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो इसी कर्व में देखो, शुरू में क्या हुआ था, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक हो गया, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, फिर से प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक, और फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है हम लोग को, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसका वर्क डन हो जाएगा सिंपली द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। मेरे को तो स्क्वायर टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, सो इस स्क्वायर की एरिया को हम लोग पता कर लेंगे तो हम लोग को वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है, वर्क डन निकल जाएगा। और बात आती है साइन की, तो साइन देखो, अगर कहीं ये क्लॉकवाइज रहा, अगर कहीं ये कर्व अगर कहीं क्लॉकवाइज रहा, अगर कहीं ये जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज रहा, जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब तो समझते हो ना, हाँ, घड़ी के जैसा। सो क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में हम लोग को वर्क का साइन को लेना है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेना है वो आगे बताएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में लेना है आप लोग को साइन पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है हम लोग को, साइन पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जब भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर कहीं उस साइक्लिक प्रोसेस अगर का जो क्या बोलते हैं साइकिल जो है, मतलब कि जो कर्व है वो अगर कहीं साइकिल में अगर कहीं क्लॉकवाइज आता है तो उसको लेते हैं नेगेटिव। क्योंकि जब क्लॉकवाइज जो प्रोसेस मतलब कि निकल के आता है ग्राफ में, तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल गैस एक्सपांड करता है। मैं क्या बोला, ओवरऑल गैस एक्सपांड करता है, नहीं बोला मैं, क्या बोला, ओवरऑल गैस एक्सपांड करता है, इसीलिए उसका जो वर्क डन उसको नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में ओवरऑल वर्क जो है, ओवरऑल वर्क हाँ, कंप्रेस होता है। ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज में ओवरऑल जो गैस है वो कंप्रेस होता है, और उसका वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं गैस एक्सपांड ही करेगा, गैस कंप्रेस, वो कुछ कंप्रेस करता है, कुछ एक्सपांड करता है, वो डिपेंड करता है कि को किस प्रोसेस में। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, एक साइक्लिक प्रोसेस में दो तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। सो किसी में एक्सपांड करता है, किसी में कंप्रेस कर सकता है, और ओवरऑल क्लॉकवाइज में क्या होता है, एक्सपांड करता है, इसीलिए उसका वर्क डन नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में ओवरऑल कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से उसको वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वर्क के बाद आता है हीट। सो हीट क्या है, हीट एक अनऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। यहाँ पर स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। हीट क्या होता है, मतलब कि एक सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम है, कोई टेम्परेचर T1 पर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। अगर कहीं सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा, अगर कहीं सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिस्टम पे हीट फ्लो कर जाएगा। वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो हो जाएगा और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। हीट फ्लो इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा जो हीट फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोअर टेम्परेचर से हीट जो है हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर हायर टेम्परेचर रहता है वहाँ का क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। वहाँ का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, मतलब उधर के मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, धड़ 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 धड़। तो जहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी क्या, मूव करने की। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। एनर्जी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ की एनर्जी ज़्यादा, जहाँ का टेम्परेचर कम वहाँ की एनर्जी कम, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करता है। इसीलिए हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द पोर्शन भी बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, है ना,
टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, पाथ फंक्शन है। जैसे वर्क एक पाथ फंक्शन है, वैसे हीट एक पाथ फंक्शन है। मतलब कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस पाथ से हम लोग पहुंच पा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, सो ये है। आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दो टाइप के क्या बोल सकते हैं हम लोग को, एक बाउंड्री हम लोग को देखने को मिलता है सिस्टम में। एक होता है डायाथर्मल वॉल और दूसरा होता है एडियाबैटिक वॉल। डायाथर्मल वॉल और एडियाबैटिक वॉल। सो डायाथर्मल वॉल क्या होता है, डायाथर्मल वॉल वो वॉल है जिसके अक्रॉस हीट क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। हीट कैन एक्सचेंज, मतलब कि हीट एक्सचेंज हो जाता है अक्रॉस दैट वॉल। मतलब कि जैसे हम लोग एक क्या लिए, हम लोग स्टील का क्या लिए, कप लिए। स्टील के कप में हम लोग चाय डाल दिए, तो जैसे चाय डालते हैं तो स्टील का कप क्या होता है, गर्म हो जाता है और हीट उस कप के थ्रू क्या होता है, इन सराउंडिंग में चला जाता है। मतलब कि जितने भी हम लोग के पास मेटल्स के बर्तन हैं, ठीक है, जितने हमारे पास मेटल के बर्तन हैं, वो सभी क्या है, एक डायाथर्मल वॉल है। डायाथर्मल वॉल मतलब जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो पाता है, इसीलिए तो हम लोग खाना बना पाते हैं। अगर कहीं हम लोग जो बर्तन बनाते हैं ना, जैसे कुकर है, कुकर में खाना बनाते हैं, क्यों, क्योंकि कुकर के क्या बोल सकते हैं, सरफेस से हीट ट्रांसफ़र हो पाता है और वो फूड तक पहुंच पाता है, जिससे फूड बनता है। तो डायाथर्मल वॉल वो वॉल है जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो पाता है, इसको बोलते हैं डायाथर्मल वॉल। और एडियाबैटिक वॉल क्या होगा, एडियाबैटिक वॉल मतलब कि जिसके थ्रू क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब एडियाबैटिक वॉल के एग्जांपल में क्या चीज़ ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मिट्टी। मिट्टी भी थोड़ा बहुत तो हीट एक्सचेंज करने देता है, लेकिन हाँ वो इतना अच्छा, जैसे मेटल बहुत अच्छा डायाथर्मल वॉल है, ऐसा मिट्टी एडियाबैटिक वॉल तो नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि वो मतलब कि थोड़ा बहुत तो रजिस्ट करता है कि हीट एक्सचेंज ना हो करके। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल मतलब वो वॉल जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना ही हीट अंदर आएगा और ना ही हीट बाहर जाएगा। मतलब अंदर का टेम्परेचर जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, भले ही बाहर में कितना भी टेम्परेचर ज़्यादा हो कम, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को। ठीक है, लेकिन डायाथर्मल वॉल में क्या होगा, सिस्टम का जितना टेम्परेचर रहेगा सराउंडिंग का भी उतना टेम्परेचर रहेगा। मतलब मान लो सिस्टम का ज़्यादा टेम्परेचर है तो कुछ समय बाद हीट लूज कर देगा और सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पढ़ते हैं हम लोग, जिसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो अगर कहीं कोई दो सिस्टम है, उस दो सिस्टम को हम लोग सेपरेट करके रखते हैं फॉर बाय अ डायाथर्मल वॉल। ये क्या है, ये एक सिस्टम वन है S1 और ये सिस्टम टू है, और ठीक है, और इसको हम लोग एक डायाथर्मल वॉल से हम लोग सेपरेट करके रखते हैं। डायाथर्मल वॉल मतलब कि वो वॉल जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो पाता है, मतलब हीट इस सिस्टम से उस सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सचेंज हो जाएगा। सो हीट, जो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि हीट फ्लो जब मतलब कि हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टेम्परेचर, मतलब जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा उधर की तरफ, मतलब कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट फ्लो होगा, इसी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। और इस लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो आ जाते हैं हम लोग के लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर। देखो, हम लोग हीट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आने वाले 2 लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटीज़ और इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तब हम लोग हीट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं एक दो तीन चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कि उस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और वर्क डन जीरो है तो हम लोग जितना भी हीट चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ये कैसे होगा हम लोग लेक्चर नंबर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि QV दैट इज़ द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज, और इसका फार्मूला होता है NCV डेल्टा T। N होता है नंबर ऑफ मोल, CV होता है
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। इसको बस अभी आप नोट कर लो, हम लोग लेक्चर नंबर 3 में और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम लिखा गया है, ठीक है। सो ये कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी पे उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप बस एक नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, सिस्टम को अगर कहीं हीट देंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और जो हीट का साइन होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर कहीं सिस्टम हीट देता है तो वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घटता है और उसका साइन लेते हैं हम लोग नेगेटिव। सो थैंक you very much. If you like this video and feel helpful for your exam preparation or anything, then please subscribe my channel. Thank you.